अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। टाड़ भूमियों में अरहर की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा आम के नए पौधे तैयार करने की तकनीक। हमारे झारखंड राज्य में ऊंची नीची जमीन का क्षेत्रफल काफी अधिक है, जिनमें सफल खेती करने के लिए खास प्रबंधनों की आवश्यकता होती है। अगर आप भी ऐसे ही किसी क्षेत्र में रहते हैं और इन भूमियों पर अरहर की खेती करने की सोच रहे हैं, तो इसकी बुआई करते समय जलवायु के हिसाब से किस्मों का चयन करें और साथ ही बीजों की बुआई भी वैज्ञानिक ढंग से करें, तभी आपको इस फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अरहर की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं और जिनकी बुआई आप कर सकते हैं, बुआई के समय किन किन प्रबंधनों को अपनाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज। जो भी किसान भाई टाड़ जमीन में या ऊपरी जमीन में अरहर की खेती कर रहे हैं या अरहर की खेती करना चाहते हैं, तो ये बड़ा ही उपयुक्त समय है कि वो अभी अरहर वो अपने खेत में लगाएं। अरहर लगाने से पहले खेत की तैयारी बड़ा ही आवश्यक है। खेत की तैयारी में सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी बहुत ज़रूरी है। और खेत की जुताई होने के बाद हम सभी जानते हैं कि झारखंड में अमूमन हमारे जितने भी क्षेत्र हैं वो अम्लीय मिट्टी उसमें है और अम्लीयता से वो प्रभावित हैं, जो हमारे क्षेत्र की मिट्टियां हैं। तो ऐसे में चूने का प्रयोग बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। और ये मैं ये सलाह दूंगा कि 4 से 5 क्विंटल चूना आप लाइन में, जब आप अरहर का बीज गिराने के लिए लाइन निकालते हैं, उस टाइम पे आप ये चूना उसमें डाल दें। बहुत ज़रूरी है कि आप खेत में नाली बना दें ताकि वर्षा का पानी बाहर निकल जाए। किसी भी हालत में दलहनी फसल में वर्षा का पानी रुकना नहीं चाहिए खेत में। तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके खेत में पानी का अच्छी तरह से निकास हो सके। ये सारी चीज़ें हैं जो अभी के समय में हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना है। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें खाद और उर्वरकों का उचित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अरहर की बुवाई करने से पहले खेत में 15 से 20 टन गोबर की खाद डाल दें। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो वो भी हम खेत में डाल सकते हैं। उससे भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो उर्वरक की आवश्यकता होती है, रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता, वो 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास देना जरूरी हो जाएगा। किसान भाइयों, अपने प्रदेश की जलवायु एवं बाजार की मांग के हिसाब से फसल की किस्मों का चुनाव करना चाहिए। साथ ही फसल को ध्यान में रखते हुए अरहर की उन्नत किस्मों का चुनाव करें। तो अपने प्रदेश में अरहर की कौन कौन सी उन्नत किस्में अच्छा उत्पादन देती हैं, जिनका आप चुनाव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसमें किस्मों का चुनाव करें। आप अगर जल्दी तैयार होने वाली किस्में चाहते हैं तो उसमें उपास 120 या पूसा 992 आप लगाएं। अगर आप मध्यम अवधि की अरहर चाहते हैं तो आप बिरसा अरहर 1 या आशा वेराइटी लगाएं। अगर आप लंबी अवधि की फसल चाहते हैं खेत में, आप लंबी अवधि की किस्म बहार या फिर NDA 1 ऐसी किस्म का चुनाव करें। चुनाव करते समय खास ध्यान ये रखना है कि हमारा बीज शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अरहर में और दलहनी फसलों से अरहर अलग फसल है और इसमें पर परागन होता है, इसलिए शुद्ध बीज की समस्या इसमें हमेशा रहती है। आप जरूर ये कोशिश करें कि लगाने से पहले उसका बीजोपचार कर लें।
अरहर फसल में शुरुआती अवस्था से ही हानिकारक रोग व कीट का प्रकोप होने लगता है। ऐसे में फसल को बचाने के लिए बुआई से पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है। तो आइए किस तरह से करें बीजों का उपचार, देखते हैं। तो खास ध्यान ये देना है कि जब आप बीजोपचार करें तो पहले जो फंजीसाइड्स है, बेबिस्टीन वगैरह से उपचार करें। उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए आप क्लोरोपायरीफास से 4 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफास 1 किलो बीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद राइजोबियम कल्चर जो पैकेट मिलता है, वो एक पैकेट वो आधा एकड़ खेत में जो आप बीज लगाते हैं उसके लिए होता है। यानी कि अरहर में 4 किलो बीज के लिए वो राइजोबियम कल्चर का पैकेट होता है। लगाने के लिए आप जरूर ये कोशिश करें कि जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी है उसका जरूर इस्तेमाल करें। आप 60 गुने 20 सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं, या 75 गुने 20 लगा सकते हैं, या फिर 90 गुने 25 लगा सकते हैं। खरपतवार से निजात के लिए आप लगाने वाले दिन या उसके अगले 2 दिन तक पेंडिमेथिलिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 से 6 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर दें। अगर अंकुरन हो जाएगा उसके बाद आप स्प्रे नहीं कर सकते, यानी कि तीसरे चौथे दिन बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो किसान भाइयों, यदि बताई गई विधि द्वारा अरहर की बुआई करते हैं तो अरहर की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे क्योंकि अभी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अच्छी प्रजातियों के अधिक फलन देने वाले फल वृक्षों को देखकर किसान अक्सर ये सोचते हैं कि शायद ऐसे और पौधे होते। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि आप इन वृक्षों से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। वैसे फल वृक्षों से नए पौधे तैयार करने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन इनमें सबसे सरल और सस्ती विधि है विनियर ग्राफ्टिंग, जिससे आप वृक्षों में नए पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो क्या है विनियर ग्राफ्टिंग और इससे आप कैसे नए पौधे तैयार करेंगे, आइए जानते हैं जिला पूर्णिया के प्रगतिशील कृषक अरविंद सारथी से। वेनियर ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रक्रिया है कि जिस जगह आप आम को गुट्ठी डाल देते हैं, 1 साल होने के बाद में वहीं पर दूसरे जगह से जो मातृ पौधे से आप साइन ले लेंगे, बम्बई, कलकतिया, मालदा जो भी हो, साइन लेके आप जहाँ पर आपका बीजू गिरा हुआ वहीं पर आप इसको लाके उसको जोड़ के आप कलम बना सकते हैं। जो हम लोग कलम बांधेंगे उस समय हम लोग का चयन ऐसा करना होगा जितना मोटा जो बीजू का मोटाई है उसी हिसाब से जो साइन जिस किस्म का, बम्बई, मालदा, गुलाब खास, जो वो स्टिक नया नहीं होना चाहिए, पुराना, कम से कम नया अंकुरन के बाद 45 दिन उम्र होना चाहिए, थोड़ा सा कड़ा होना, हड्डी थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। तो वो लेके हम लोग वेनियर ग्राफ्टिंग हम लोग उसको कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे में चीरा लगाने के लिए एक छोटी चाकू, स्केटिया, कलमों को बांधने के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता होती है। विनियर ग्राफ्टिंग में 2 तरह के पौधे होते हैं। पहला पौधा होता है मूल वृंत, यानी वो पौधे जो कि आप बीज के द्वारा तैयार करते हैं। दूसरा है सांकुर डाली। सांकुर डाली पौधे की उस कलम या शाखा को कहते हैं जिसको दूसरे वृक्ष या पौधे से काट कर लाते हैं, या आप जिस किस्म का पौधा तैयार करना चाहते हैं। जो बीजू में आप पौधा जो बाहर से ला के पौधा लगाते हैं, कहीं से साइन ला करके, साइन मतलब जो आपका जो जैसे नया अंकुर निकलता है पौधा का, जैसे आम का पौधे से नया अंकुर निकलता है तो 45 दिन के बाद वो कड़ा हो जाता है, तो वो साइन कहलाता है। उसको आप एक 9 इंच के आसपास काट करके कहीं से भी जो 3-4 घंटे 5 घंटे के अंदर में आप जहाँ पर बीजू है वहाँ ला के अगर बांधते हैं तो वो दोनों को एक दूसरे से आप काट के जो जोड़ते हैं, इस प्रक्रिया का नाम वेनियर है। इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले मूल वृंत को चुन लेते हैं,
फिर मात्र पौधे से ऐसी शाखा को चुनते हैं जो कि 6 से 7 माह पुरानी पेंसिल के आकार की हो। इसको संकुर डाली कहते हैं। इस शाखा की कलम लगाने के 8 से 10 दिन पहले पत्तियां तोड़ देते हैं। फिर मूल वृंत के निचले हिस्से पर 3 सेंटीमीटर लंबा तिरछा कटाव करके छिलका उतार देते हैं। इसके बाद संकुर डाली को भी इसी तरह से काट देते हैं। फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन के पट्टे से बांध देते हैं। करीब 1.5 माह बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। अब मूल वृंत को जोड़ के ठीक ऊपर काट देते हैं। ऐसे पेड़ बाग में 1 साल बाद लगने लायक हो जाते हैं। इस विधि में दूसरी प्रकार से भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूल वृंत को चुन लेते हैं। फिर मूल वृंत को आधा काटकर ऊपरी भाग को चाकू की सहायता से बीच में ही चीरा लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद संकुर डाली को वी आकार में काटते हैं। फिर दोनों को मिलाकर पॉलीथीन की पट्टी से बांध देते हैं। करीब 1.5 माह बाद दोनों डाली जुड़ जाती है। अब से पेड़ बाग में 1 साल बाद लगाने लायक हो जाते हैं। और आइए अब जानते हैं इस विधि से पौधे तैयार करने के क्या फायदे हैं। इसको चुनाव करने का मुख्य कारण है कि जो पारंपरिक तौर से जो हम लोग कलम बांधते हैं उसके तुलना में वेनियर ग्राफ्टिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है और इसे कोई भी कर सकते हैं। और अभी जो वेनियर ग्राफ्टिंग में जोड़ दिखाई नहीं पड़ता है, तो ध्यान से देखा जाए तो लगेगा कि एकदम मिला हुआ रहता है। तो ये वेनियर ग्राफ्टिंग टूटने का संभावना नहीं, बहुत कम संभावना रहता है। ये करीबन 90 से 95% तक आपको इसका सर्वाइवल है, इतना पौधा आपको बच जाता है। और दूसरा बात है कि वेनियर ग्राफ्टिंग का जो पौधा होगा वो जो पुराने तरीके के जो वेनियर साइड ग्राफ्टिंग के द्वारा जो बांधते हैं उसके तुलना में इसका बढ़वार बहुत तेजी होता है। ये काफ़ी किफ़ायती होता है। जैसे आपको कमर्शियल ढंग से भी अगर हम लोग इसको, जैसे कोई नवयुवक या कोई आदमी जो अनएम्प्लॉयड आदमी है जो करना चाहता है, ये बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में, बहुत किफ़ायत में। और ये आराम से 60 रुपये तक बिकता है, 50 रुपये तक बिकता है। थोड़ा सेवा कर किया जाए तो कर सकते हैं। तो जो जिनको रोजगार नहीं है वो लोग इस काम को कर सकते हैं। एक आदमी जो एवरेज में 200 से 250 पौधा एक दिन में ये बांध सकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। पशुपालक भाइयों, आपके पशु स्वस्थ रहें और साथ ही साथ उसकी दूध उत्पादन क्षमता में कोई कमी ना आए, इसके लिए आपको उनमें आने वाली समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि पशुपालक भाई दुधारू पशुओं की उचित देखरेख नहीं करते हैं, जिसके चलते उनके पशुओं में जूं, चिचड़े इत्यादि की समस्या देखने में आती है। तो आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल। परजीवियों का जो संक्रामक रोग है ये काफ़ी खतरनाक है। इसमें क्या है कि कीटाणु जो चमड़ी में रहते हैं वो खून चूसते रहते हैं। गायों में ये ज़्यादा रहता है, भैंस में कम रहते हैं, जिससे खाज खुजली वगैरह का इन्फेक्शन होता रहता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में एक समस्या है बाह्य परजीवियों की, जो पशु के शरीर पर चिपककर खून चूसता है, जिसके कारण पशु धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और इसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े व बछड़ियां हैं तो इनका वृद्धि विकास रुक जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। अतः ये व्यवसाय घाटे में ना जाए, इसके लिए क्या सुझाव है, आइए जानते हैं। गायों में ये ज़्यादा रहता है, भैंस में कम रहते हैं, जिससे खाज खुजली वगैरह का इन्फेक्शन होता रहता है। अब बात आती है कि पशुपालक के पशुओं में बाह्य परजीवियों की समस्या हो गई है, तो इसे कैसे पहचाने, क्या है इनके लक्षण,
इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। इनसे क्या एक तो स्किन खुरदरी हो जाती है, जिससे खुरदरी हो जाती है पशु खाना पीना भी कम कर देता है और मालिक को इसका पता भी नहीं लग पाता सहज, क्योंकि चमड़ी में घूमते रहते हैं। जब चमड़ी से बाहर आते हैं फिर एक्जिमा टाइप ये लीजन्स बना लेते हैं, जो कि इसका मेन खून चूसने का ये काम करते हैं। किसान भाइयों पशुओं की बाह्य परजीवियों से इलाज से बेहतर बचाव के बारे में जानते हैं। इसका सबसे बढ़िया निदान है, एक तो मिट्टी से दूर रखें पशुओं को। इन बाह्य परजीवियों से सबसे ज़्यादा नुकसान पशुपालकों को क्या है, मिल्क प्रोडक्शन का होता है, दुग्ध उत्पादन का होता है, जो काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि खून चूसने से क्या है कि पशु चारा पानी नहीं खाता, और चारा पानी नहीं खाएगा तो वो दूध के उत्पादन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, इसके बच्चे रुकने में भी ये दिक्कत करते हैं कीटाणु, क्योंकि खून की कमी हो जाती है। यदि पशुपालक के पशु में बाह्य परजीवियों की समस्या हो गई है तो इसका निदान कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। इसका सबसे बढ़िया उपाय है तो आसपास की जो जमीन जहाँ पशुपालक बाड़ी में बांटते हैं उसके आसपास को कीटाणु रहित जो घोल है, जैसे फिनाइल का है और मेलाथियोन वगैरह की घोल से जगह को साफ रखना चाहिए। पशुओं को भी ब्यूटॉक्स वगैरह के स्प्रे से नहलाना चाहिए, और बारिश के दिनों में इनके एक्सटर्नल पैरासाइट का जो टीका लगता है आयुर्मेक्टिन का, वो लगवाएं। इनका सबसे बढ़िया बचाव है कि साल में 2 बार आयुर्मेक्टिन का टीका हर पशु के लगाना चाहिए, जो कि चमड़ी में लगता है। लगाने में भी आसानी रहती है, तो आप पशुपालक अपने आप भी लगा सकता है इसको। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला वैशाली से विश्वजीत कुशवाहा ने। यह खरीफ मौसम में मक्का की खेती करना चाहते हैं और इसके लिए अच्छे बुआई यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विश्वजीत कुशवाहा जी, आपकी जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खरीफ में मेनली हमारा धान की ही बुआई की जाती है, तो और अगर हम मक्का की बात करें, अरहर की बात करें, तो अगर हम मक्का की बात करें तो अगर बेड पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा बेड प्लांटर मशीन है। और अगर मक्का, अरहर, अभी आ रहा DSR मेथड आ रहा है कि डायरेक्ट धान की बुआई करने के लिए, तो हमारे पास एक मशीन है इंक्लाइन प्लेट मल्टी क्रॉप प्लांटर। ये इसमें हम लोग जो इंक्लाइन प्लेट होते हैं उसमें एक बॉक्स होते हैं जिसमें कि फर्टिलाइजर डालते हैं, और एक नीचे की ओर बॉक्स होते हैं, सेपरेट अलग अलग बॉक्स होते हैं, करीब 6 बॉक्स या 8 बॉक्स कतार में लगा सकते हैं। तो उसमें 8 बॉक्स में हम लोग बीज को डाल देते हैं। चाहे हम अगर मकई का बीज डालेंगे तो उसके अनुसार हमारा जो उसमें एक प्लेट लगा रहता है जो कि सीड मेट्री मैकेनिज्म कहलाता है, जिससे कि सीड हमारा बक्से से खेत में ड्रॉप होता है, उसको हम लोग उसके अनुसार बदलते हैं प्लेट को। तो इंक्लाइंट प्लेट मल्टी क्रॉप प्लांटर जो हम लोग कहते हैं, ये बहुत सारे बीजों के लिए, बुआई के लिए यंत्र है। इसमें कतार से कतार की दूरी आप फसल के अनुसार सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीजों के गिरने की मात्रा निर्धारित होती है, क्योंकि इसमें हर फसल के बीजों के लिए एक विशेष प्रकार की प्लेट होती है। इस इंक्लाइन प्लेट मल्टी क्रॉप का प्लांटर का दाम जो है वो चूँकि लोकली हर जगह बनता है, पंजाब में बनता है, अपने बिहार में बनना शुरू हो गया, तो इसका करीब हर जगह दाम जो है भिन्न करता है। करीब 45,000 से लेकर के 60,000 के आसपास रुपया दाम पड़ता है। और ये 8 रो 6 रो ये इसमें मिलते हैं, ट्रैक्टर चालित मिलते हैं। पावर टिलर अगर चालित देखेंगे तो उसमें भी छोटा आता है, 4 रो वाला आता है, तो उसके अनुसार उसका दाम वेरी करता है। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी इसमें लगभग जो बिहार सरकार के जो कार्यालय है, फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट, जहाँ पे सब्सिडी का रेट फिक्स किया जाता है, तो पिछले साल इसका लगभग 50% था, और अब ये करीब 30 से 40% के आसपास अभी भी उस पर सब्सिडी दिया जा रहा है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकी। धान की भरपूर पैदावार देने वाली किस्में और रोपाई तकनीकी पर जानकारी। स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु शिमला मिर्च की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। और किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।